किसके ऑर्डर पर? अर्जुन के सवाल पर उसने फिर नजरें फेर ली। क्या वो तुम्हारा दाजू? सुनते ही आर्यन की आंखें आश्चर्य के भाव के साथ वापस उसी पर आ गई। उसी पल पांडे का मोबाइल भी बज उठा। मिसेस सिन्हा का फोन है, आप ही के लिए पूछ रही होंगी। हाँ बोल दो, क्या रहा हूं। लेकिन इस हालत में पांडे ने अर्जुन पर मुस्कुराते हुए कॉल उठा ली। अर्जुन का मोबाइल बंद था। एसपी सिन्हा जानना चाहते थे कि अब अर्जुन की तबीयत कैसी है और क्या वह शहर में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली की सुरक्षा देख सकेगा। पांडे ने कॉल होल्ड कर अर्जुन के कान में फुसफुसा दिया। ना कहूंगा तो बहुत सवाल हो जाएंगे। एसपी सिन्हा को किसी तरह निपटाकर फिर अर्जुन आर्यन की ओर मुखातिब हुआ। बताओ, उस तीर का क्या इलाज है? फटाफट। आर्यन ने रूखे भाव के साथ हाथ पैर सीधे तान लिए। ठंडे पानी से नहला दो उन्हें। वो केवल एक जड़ी का रस है जो कुछ देर के लिए स्नायु तंत्र पर। कहते हुए आर्यन की आंखें पांडे पर गई, जिसे शायद फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। माने सेंसेस पर असर करती है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। वो थोड़ी देर में खुद ही ठीक महसूस करने लगेगा। अर्जुन उसकी बात सुनकर ठगा सा रह गया। कुछ देर को जैसे प्रतिक्रिया ही ना कर सका। वैसे भी आर्यन और मानव दोनों के चेहरे शशांक से काफी ज्यादा मासूम हैं। शशांक कितना भी सभ्य बनने का नाटक कर ले, लेकिन उसकी मक्कारी आखिरकार उसके चेहरे या मुस्कुराहट में दिख ही जाती है। लेकिन इन दोनों के गुस्से में भी वो मक्कारी नहीं दिख रही। ये लोग वाकई शशांक के साथ होंगे। अर्जुन की भवों पर तनाव आ गया। चलो पांडे, कहते हुए वो बाहर आ गया। अर्जुन वर्धन से बात करता हुआ थाने पहुंचा। उसे बताया कि आर्यन चंद्रदेव मिल गया है और जल्द ही चंद्रिका का रहस्य खुल जाएगा। शायद वह चंद्रिका से पिंड छुड़ाने का कोई उपाय भी बता ही दे। फिर वो सिन्हा से मिला। पिछली रात के लिए उसे काफी कुछ सुनना पड़ा, खासकर ये कि उसका मोबाइल क्यों बंद था। आज काफी सारे काम थे जो निपटाने थे। आज शहर में मुख्यमंत्री की रैली थी, जिसकी सुरक्षा का प्रबंध उसे ही देखना था। इस बीच पांडे मनवर के होश में आने तक वहीं था। वह जैसे ही होश में आता, पांडे भी यहां ड्यूटी पर हाजिर होने वाला था। फिलहाल कुछ और वक्त के लिए चंद्रिका का रहस्य बना रहने वाला था। वो बस यही दुआ कर रहा था कि इस बीच कोई अनहोनी ना घट जाए। लेकिन अनहोनी को भी कौन ही टाल सकता है। सारी दोपहर अर्जुन अपनी कमर पर हाथ रखे किसी तरह उस रैली की सुरक्षा व्यवस्था देखता रहा। शाम होने तक उसका सिर घूमने लगा था। आज भी उसे कितनी ही बार ऐसा महसूस हुआ कि वह बेहोश हो जाएगा। उसे 2 बार खून की उल्टियां हुई। बुखार सिर पर चढ़ने लगा था और उसे कई बार भ्रम सा हुआ। कभी उसे लगता कि कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा है, और कभी उसके सामने अचानक कोई काले धुएं की मानव सी आकृति उभरती, जो उसके देखते देखते ही गायब हो जाती। खैर, अर्जुन को इस बात की तसल्ली तब भी थी कि जो कुछ बुरा हुआ उसी के साथ हुआ, किसी और के साथ नहीं। अगर उसकी ये हालत चंद्रिका के कारण हो रही है तो अच्छा है ना कि उसे छोड़कर सभी सुरक्षित है। लेकिन आज रात जियाना भी उचट सी रही नींद में अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसके हाथ बार बार कभी गर्दन पर, कभी पीठ, कभी कमर और कभी अपने चेहरे पर जा रहे थे। बाहर बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया था और कितनी अच्छी नींद आ रही थी उसे, लेकिन ये बदन पर कीड़ों के चलने का वहम। ओफो, क्या मुसीबत है। बिस्तर पर हाथ मारती हुई वह उठ बैठी। पिछले कुछ दिनों से उसे कभी कभी अपने बदन पर कीड़ों के रेंगने जैसा एहसास होता है। कभी लगता है कि कोई लंबा बाल त्वचा में चिपका रह गया हो। वो हाथ पैर झटकती, देखती, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। अगर ये उसका वहम ही है तो भी हद से ज्यादा बढ़ गया है। कहीं उसका भी हाल समर्थ जैसा तो नहीं होने वाला। माथे पर हाथ रखे वो कुछ देर चुपचाप रही। फिर अपनी बेचैनी कम करने के लिए मेज पर रखे गिलास से पानी पिया और टेबल लैंप ऑन कर बिस्तर से उतरकर बालकनी से बाहर बारिश को देखने लगी। अभी भी बीच बीच में उसे खुद पर रेंग रहे किसी कीड़े का गिलगिला सा एहसास हो ही रहा है। मन मारकर उसे वहां से भी हटना पड़ा। उसकी नींद तो कभी की गायब हो चुकी है। बिस्तर पर बैठकर उसने मोबाइल हाथ में लिया और सोचा कि अर्जुन को कॉल करे। वो पगला अक्सर रातों को जागा करता है। फिर उसने घड़ी में वक्त देखा। रात के 2:45 हो गए थे।
उसने अर्जुन को कॉल लगा ही दी थी कि घंटी बजने से पहले ही काट दी। कहीं गलती से सो रहा होगा तो चिल्ला जाएगा। वो बुदबुदाई, 2 पल खामोश बैठी और फिर अपने मोबाइल पर जमा तस्वीरों को देखने लगी। कितना खूबसूरत वक्त था। अधिकतर उन तस्वीरों में वह 5 ही दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन, समर्थ, विवान, चंद्रिका और वो खुद। अंगूठे से तस्वीरों को दाएं से बाएं करते करते एक जगह वो ठहर गई। ये उसकी पसंदीदा तस्वीर है जिसमें केवल अर्जुन है। अर्जुन के चंडीगढ़ जाने से पहले एक वेबसाइट की प्रतियोगिता के लिए जियाना को किसी आकर्षक से लड़के की तस्वीर भेजनी थी। अब उसके लिए अर्जुन से ज्यादा आकर्षक कौन हो सकता था? लेकिन अर्जुन निकला ढीठ। अपनी तस्वीर इंटरनेट पर डालने के लिए माना ही नहीं। जियाना ने छुप छुप कर उसकी कितनी ही तस्वीरें खींची, लेकिन कोई काम की नहीं थी। फिर विवान ने उसे सुझाया था कि जब वो जिम में समर्थ के साथ कसरत करने जाएगा तो तस्वीर लेना। उस सुबह जियाना और विवान भी उनके पीछे जिम आ गए। अर्जुन का ही कैमरा चुराकर उसने दूर से उसकी कई तस्वीरें ली। जब विवान को दिखाया तो वह बोला, अब बंदे की बॉडी भी तो दिखनी चाहिए। इन दोनों नटखटों की एक योजना के तहत विवान ने जाकर अर्जुन की टी-शर्ट उतरवा दी और उसे बातों में उलझाए रखा। यहाँ जियाना ने तुरंत मौका देखकर फ्लैश पर फ्लैश मार दिए। तब कहीं जाकर ये बेस्ट तस्वीर उसे मिली थी। इस तस्वीर के लिए जियाना को दूसरे नंबर का इनाम भी मिला, लेकिन उसका असली इनाम ये तस्वीर ही है। उस तस्वीर को जूम इन कर उसे उंगली के पोर से छूते हुए वो अर्जुन को महसूस कर रही थी। फिर जाने उसे क्या सूझा कि उसने उस तस्वीर को पूरे मन से चूम लिया। वो अपने रूमानी ख्यालों में मुस्कुरा रही थी कि तड़ाक की आवाज के साथ उसकी बालकनी के कांच में दरार पड़ गई, मानो उसके कांच पर बिजली आ गिरी हो। जियाना ने फटी आंखों से 2 पल उस दरार को ताड़ा। उसने पास जाकर दरार को छुआ ही था कि फिर उसके कमरे में भूचाल सा आ गया। छोटी बड़ी सभी चीजें, चाहे वो छत पर लटकता पंखा हो या उसका भारी दीवान, सब कुछ अपनी जगह पर जोर जोर से हिल रहा था। उसने तुरंत जाकर अपना दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वह उसे छू नहीं पा रही। मानो दरवाजा हवा का बना हो, लेकिन ये भी है कि वह उसे पार नहीं कर पा रही है। उसने अपने बालों की जड़ों में उंगलियां फंसा ली और दरवाजे से लगती हुई जमीन पर बैठ गई। कल से ही तो उसे कुछ ठीक महसूस होने लगा था, और आज फिर वही वहम। वो जानती है कि इस समय वो कितना ही चिल्ला ले, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जाएगी। वो कितना ही बच ले, लेकिन वह ताकत आज फिर उस पर हावी होने की कोशिश करेगी। और अफसोस कि वो इस बारे में अर्जुन तक को नहीं बता पाई है। जियाना घुटनों में सिर रखे हुए अपनी हालत पर सिसक रही थी कि उसके पंजों पर कुछ रेंगने का एहसास हुआ। उसने नजर उठाकर वहां देखा। उसके पैरों के नीचे से अनगिनत लिसलिसे कीड़े रेंगते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। छी! वो पैर पटकते हुए इधर उधर हिली, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो कीड़े उसके शरीर पर बढ़े ही जा रहे थे। उसे पता है कि ये उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जो महसूस हो रहा है उसे नजरअंदाज भी कैसे करे। उसने हाथों से उन्हें झटकना शुरू किया। वो चिल्लाते हुए उन कीड़ों को खुद से झाड़ती रही, कुचलती रही, और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके सिर के बालों के बीच भी ये कुल बुला रहे हैं। हे भगवान! झल्लाती हुई वह अपने बालों से उन्हें निकालती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो कीड़े खत्म नहीं हुए। ये उसके कान नाक में घुसने लगे। एक वक्त के बाद जियाना की सांस घुटने लगी। अब वह अपनी सांस नली तक में उन कीड़ों का रेंगना महसूस कर सकती थी। अब ना तो उसकी चीखें निकल पा रही हैं और ना ही वह सांस ले पा रही है। वह बेदम होकर कब फर्श पर गिर पड़ी उसे पता ही नहीं चला। जल्द ही जियाना की पलकें अपने आप बंद होने लगी और तभी उसने देखा कि उसके सामने कोई धुंधला सा साया है। चटक गुलाबी रंग के लहंगे में एक लंबी सी औरत अपनी कमर के बल पर उस पर झुकी। जियाना की अधखुली आंखें उसकी काजल भरी आंखों में थी कि उसे अपने चेहरे पर टपकता कुछ ठंडा सा तरल महसूस हुआ। जैसे ही जियाना को यह समझ आया कि उस औरत का गला कटा हुआ है और ये तरल और कुछ नहीं बल्कि उसका खून है, तो वह दहशत से बेहोश हो गई। इस पुराने और युगों से इस्तेमाल न हुए वॉश बेसिन पर झुके अर्जुन काफी देर तक खून की उल्टियां करता रहा। जब थमा तो उसे सांस खींचने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा था। सामने आईना तो था, लेकिन उसमें
उसका अक्स धुंधला रहा था। उसने नल को कुछ देर यूं ही खुला छोड़ दिया और फिर कुछ संभल जाने पर, अब तेरी ही बारी है अर्जुन। खुद को आईने में देखते हुए उसने रुमाल से चेहरा पोंछा और बाहर आ गया। वो उस कमरे में पहुंचा जहां आर्यन को रखा गया था। वर्धन और टिम ने एक कैमरा सेट किया हुआ है। कब और कहां आर्यन की कई बातों की जरूरत इन्हें पड़ जाए वो नहीं जानते थे। ये दोनों अपने साजो सामान के साथ अर्जुन के कहने पर ही यहाँ थे। फिलहाल आर्यन का कहा हर शब्द बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा था। चंद्रिका यानी माई, दोहराते हुए आर्यन पूरी ताकत से हंस पड़ा। अर्जुन पांडे और अभी थोड़ी दिक्कत के साथ हाथ पैर हिला पा रहा मनवर उसे चुपचाप तकने के कुछ और कर नहीं पा रहे थे। आर्यन बहुत देर तक हंसता रहा और यहाँ अर्जुन ने पूरे सब्र के साथ उसे वक्त दिया मन भर हंस लेने के लिए। वैसे ऐसा कम ही होता है, और जब आर्यन थोड़ा संभल गया तो हो गया। अर्जुन उसके पास आया। अब बात करें। आर्यन बस कई सारे शक आंखों में लिए उसे देख रहा था। देख आर्यन, मुझे नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था या क्यों वो तुम्हारी चंद्रिका माई जाग गई, लेकिन मेरा एक दोस्त मारा गया है, दूसरा मौत की कगार पर है और तीसरी तुम्हारी मंगेतर, वो पागल हो रही है। आर्यन ने उसकी बात पूरी की। मुझे सब पता है, उसने ठंडे स्वर में कहा। शहर में हादसे हो रहे हैं, ये भी पता है, आगे भी होंगे, ये भी पता है। तो फिर ये भी पता होगा कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। अर्जुन के सवाल पर वो कुछ गंभीर होकर शांत हो गया। देखो, मैं तुम्हें यहाँ रखने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो सीधे से मेरे 2 सवालों का जवाब दो। अर्जुन आर्यन की आंखों में घूरता रहा। पहला, क्या तुम्हें इस मुसीबत का हल पता है? और दूसरा, नहीं पता तो जो जानते हैं वो कहां मिलेंगे? केवल दाजू को पता था और उनको शरीर छोड़े एक अरसा हो गया है। आर्यन ने बिना एक पल गवाए कह दिया और इधर अर्जुन के साथ बाकी सबके चेहरे से रंग उड़ गए। अर्जुन के अलावा पांडे तक को ये बात सच नहीं लगी। क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन उसके पास से झटके से उठा। शशांक तो उनके नाम पर अपना धंधा चला रहा है। हाँ, हमें पता है, सब पता है। वो दाजू के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि स्वस्थ आदमी का खून पीकर आप भी स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, आदि आदि। लेकिन उनकी जो तस्वीर वह अपने ग्राहकों को दिखाता है वो दशकों पुरानी है, और तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी उसे ये धंधा करने दे रहे थे। वर्धन ने उसे घूरते हुए पूछा। अगर हम उसे ना रोकते तो जो काम वो गिनती के लोगों के साथ कर रहा था, अब तक उस काम में हजारों लोग जुड़ चुके होते। उसने भी जवाब में उसी तरह वर्धन को घूरा। आपकी नजर में वो अब आया है, लेकिन हम उस पर दशकों से नजर रख रहे हैं। उसने पहले भी कई बार अपने साथ लोगों को जोड़ा, उन्हें उस घिनौनी लत में झोंका, और हर बार हमने उसे रोका, एक अल्प विराम लेकर। रही बात दाजू की, तो वो कई साल पहले ही शरीर छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर शशांक? अर्जुन बहुत चका सा सबको बारी बारी देख रहा था, और सभी उसे। क्या सच है कि उसकी उम्र 123 साल के आसपास है? वर्धन जी, ये हमारे कुल की विशेषता है, आर्यन ने अविलंब कह दिया। इसलिए कि तुम लोग खून पीते हो? वर्धन के सवाल पर आर्यन की आंखें कुछ रोष में उसकी तरफ उठी ही थी कि अर्जुन ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। ये सब बाद में तय कर लेंगे। उसने वर्धन को शांत रहने का इशारा किया। उसे महसूस हो रहा था कि ये बात फिर किसी और दिशा में बढ़ने लगी है। ये लोग कौन हैं या क्या करते हैं, ये उसकी समस्या है ही नहीं। उसे तो चंद्रिका का हल चाहिए, कैसे भी, किसी से भी। यूं भी वह और ज्यादा जागने की हालत में नहीं है। शाम को रैली खत्म होने पर वह किसी तरह तबीयत का बहाना बनाकर सीधे यहीं आ गया था, जबकि सिन्हा साहब उससे लकड़ी तस्करों और शशांक को लेकर कुछ खास बातचीत करने वाले थे। वर्धन और टिम अब भी अपने स्तर पर कुछ खास तैयारियां कर रहे थे, और उन्हें इंतजार है आर्यन के जवाब का। आर्यन के जवाब के आधार पर ही वह तय करेंगे कि चंद्रिका से पिंड छुड़ाने के लिए उन्हें कब, क्या, कैसे और कहां करना है। तो अब हमारी मदद कौन करेगा? क्या उस मुसीबत को यूं ही शहर तबाह करने के लिए छोड़ देना सही होगा? अर्जुन ने पूछा। मुसीबत? हमारे कुल में उसे देवी का दर्जा दिया जाता है।
कहते हुए आर्यन उठकर खड़ा हो गया। ओ रियली? उस पर मुस्कुराते हुए। तो आपकी देवी की अपार कृपा जो हम पर हो गई, उसका क्या करना है? पांडे ने दांत पीस लिए। उसका कोई हल नहीं है। आर्यन आंखें चुराते हुए एक तरफ तकने लगा। उसके हाव भाव से ही जाहिर था कि वो पूरा सच नहीं बोल रहा है। अर्जुन की आंखें पांडे और उसके बाद मनवर से टकराई। दोनों की आंखों में एक ही जवाब था कि उसे सख्ती करनी होगी। मैं कोशिश करता हूं सर, कहते हुए पांडे आगे आया। वो समझ सकता है कि इस समय अर्जुन के लिए यहां होकर उनसे पूछताछ करना कितना दिक्कत भरा होगा। नो, इट्स ओके। अर्जुन ने उसे वही रोक लिया और आर्यन को एक बार घूरा। तुम्हारे पास ना सही, लेकिन मानव के पास तो कोई हल होगा। उसने 2 पल उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। भाई है ना तुम्हारा? भाई तो शशांक भी है। सुनकर अर्जुन कुछ खास हैरान नहीं हुआ। इन तीनों की शक्ल सूरत और व्यक्तित्व इतने मिलते हैं कि इनका आपस में भाई होना ज्यादा हैरान नहीं करता। बस शशांक इन दोनों से उम्र में कुछ बड़ा दिखता है। वो तीनों बिना कुछ कहे इस कमरे से बाहर निकल रहे थे कि मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सकता। हमने उसकी सेवा का वचन दिया है। यहां मजाक चल रहा है क्या? अर्जुन धीरे से उसकी तरफ पलटा। उसके पास जाया करने के लिए वक्त होता तो बेशक वह करता, लेकिन फिलहाल तुम लोग जरा बाहर जाओ। उसने वर्धन और टिम को कमरे से बाहर भेज दिया और अपनी कमर से बेल्ट खींच ली। तू अगर अपने पहले वाले स्टेटमेंट पर अटका रहता तो शायद बच जाता, कैमरा ऑफ करते हुए। लेकिन अब तेरी चमड़ी उधेड़ कर ही सच बाहर निकालूंगा। और वो आर्यन पर बरस पड़ा। शुरुआती कुछ वार तो आर्यन ने खामोशी से सह लिए, लेकिन फिर जल्द ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसकी चीखों से वो पूरा कमरा गूंजने लगा। ये चीखें इतनी तेज थी कि उसके बगल के कमरे में शशांक और मानव दोनों ही अधीर हो गए। अर्जुन ने आर्यन की मरम्मत जारी रखते हुए पांडे को इशारा किया और इधर पांडे भी मानव के कमरे में घुस गया। जिस तरह गुनहगारों को अलग अलग रखकर धोया और निचोड़ा जाता है, आज रात अर्जुन वही तरीका यहां भी अपनाने वाला था। घंटे भर तक अर्जुन और पांडे अपने अपने तरीके से उनसे पूछताछ करते रहे। इस बीच अर्जुन ने आर्यन को अच्छे से समझा दिया था कि ये तीनों इस घर में गैरकानूनी तौर पर कैद किए गए हैं। अर्जुन खुद कब चंद्रिका का शिकार बन जाए वो नहीं जानता, और वो बिल्कुल भी विचार नहीं करेगा उन तीनों को मार डालने से पहले। फिर भी वह ढीठ नहीं टूटे। आर्यन के जख्मों से खून रिसने लगा था और खुद अर्जुन हाफने लगा था उसे पीट पीट कर, लेकिन सिवाय समय बर्बाद होने के कुछ और हुआ नहीं। वर्धन और टिम बाहर मनवर के साथ शांति से कॉफी सुड़क रहे थे। शशांक से पूछने के लिए कुछ खास था नहीं, इसलिए मनवर बाहर आ गया था, लेकिन अंदर आर्यन और मानव की कुटाई अब तक जारी थी। क्या लगता है कौन सबसे पहले अपना मुंह खोलेगा? मनवर ने दोनों की आंखों में बारी बारी झांका। टिम ने कंधे उचकाते हुए एक बार घड़ी पर वक्त देखा। सुबह के 4 बज चुके थे। इनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। जहां तक मैं समझ रहा हूं, चंद्रदेव खानदान अपने आप में एक कल्ट चला रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हेवेंस गेट जैसे कई नमूने हैं, वर्धन ने बताया। इस तरह के कल्ट्स के नियम बहुत सख्त होते हैं। इन्हें अपने पुरखों के रहस्यों और खोज को सीक्रेट रखना होता है, और इसके लिए ये अपनी जान देने से भी हिचकिचाते नहीं। मनवर ने टिम की ओर देखा जैसे पुख्ता करना चाहता हो कि क्या ऐसा ही है। टिम ने हां में सिर हिलाया। ये सच है, माई का रहस्य बनाए रखना या उसकी सेवा, इनकी मजबूरी कम और डर ज्यादा है। अगर ये वचन तोड़ते हैं तो शायद चंद्रिका खुद आकर इन्हें मार देगी, और उसकी दी मौत अर्जुन की दी मौत से कहीं ज्यादा भयानक होगी। क्या सच? मनवर कुछ संभल कर सोफे पर बैठा। वर्धन मनवर के सवाल पर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। वरना तुम ही बताओ कि इस वक्त उन्हें अर्जुन से ज्यादा डर और किसका हो सकता है? मनवर चुप ही रहा। फिर चंद्रिका की नाराजगी का मतलब इनके कुल की तबाही भी तो है। वर्धन ने जोड़ा, वो अकेला मरे ये बेहतर होगा, ना कि उसका पूरा खानदान, है ना? कहते हुए वर्धन कॉफी वहीं छोड़कर आर्यन वाले कमरे की ओर गया। उसने कई बार दरवाजे को दस्तक दी, लेकिन ना वो खुला, ना उससे चीखें आनी बंद हुई, और ना ही अर्जुन ने कोई जवाब ही दिया। 1 मिनट, मैं देखता हूं। मनवर ने किसी तरह अर्जुन को कमरे से बाहर बुलाया।
आगे आर्यन से पूछताछ नहीं की जानी थी। उसे समझाया जाना था कि उनका खानदान कोई महान काम नहीं कर रहा है, वह बस पूरे समाज के लिए खतरा है। 2 मिनट के भीतर टिम, मनवर, अर्जुन और पांडे सभी आर्यन के कमरे में थे। वर्धन ने पानी का गिलास आर्यन के लहूलुहान चेहरे के सामने किया, जिस पर एक कड़वी सी नजर मारकर आर्यन ने चेहरा फेर लिया। हिप्नोसिस आता है तुम्हें? आर्यन ने बस एक बार सिर दाएं से बाएं हिला दिया। गुड, मुझे आता है, गिलास वहीं फर्श पर रखते हुए। देखो माई या तुम्हारा कुल, दगाबाजी तो तब होगी ना जब तुम अपनी इच्छा से हमें कुछ बताओ, लेकिन यहां हम तुम्हें हिप्नोटाइज करके अगर कुछ जान लेते हैं तो इसमें तुम्हारा क्या दोष?